नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान ने घोषित की जीत। लंबे वक्त से विवादों में है क्षेत्र, पलायन को मजबूर हुए अर्मेनियाई। मध्य प्रदेश को मिला नया टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती बना नया टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट का दर्जा है हासिल। और भारत ड्रोन शक्ति का हुआ शुभारंभ, C295 हुआ आधिकारिक तौर पर शामिल, एयरबस के साथ हुआ समझौता। चलिए खबरों की शुरुआत करें। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर जीत घोषित की है। उनके मुताबिक इस क्षेत्र पर अजरबैजान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है। इस क्षेत्र में रह रहे आर्मेनियाई लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है, लेकिन लंबे वक्त तक चले इस संघर्ष ने आर्मेनियाई लोगों के मन में डर बैठा दिया है। इस क्षेत्र में बसे आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया सरकार के मुताबिक तकरीबन 1050 लोग आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। ये आर्मेनियाई लाचिन कॉरिडोर के जरिए आर्मेनिया रवाना हो रहे हैं। लाचिन कॉरिडोर एक पहाड़ी सड़क है जो नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ती है। इस क्षेत्र में बसे तकरीबन 1,20,000 आर्मेनियाई लोग अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। उन्हें नृजातीय संहार और उत्पीड़न का डर है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से इस्तीफे की मांग की गई है। लोगों का मानना है कि वे नागोर्नो काराबाख को बचाने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है। ये दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के समय ही आर्मेनियाई बहुसंख्यक आबादी वाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान का हिस्सा बना दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान को ही मान्यता हासिल है। साल 1988 में इस क्षेत्र में बसे आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया शासन की मांग शुरू कर दी। इस क्षेत्र को रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक घोषित किया गया है। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में नस्लीय हिंसा का एक दौर शुरू हुआ, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध में बदल गया। 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ। हालांकि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा। साल 2020 में भी दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर जंग छिड़ी। तब अजरबैजान को तुर्की का समर्थन हासिल था। तब 44 दिन तक चले इस जंग में रूस की मध्यस्थता के बाद पीस डील हुई थी। हालिया जंग के बाद अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण घोषित कर दिया। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र समाचारों में होने का कारण दोनों दो तरफ लिखे हुए थे। उत्तरी कीवू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में उपप्लव, खेरसौन और जपोरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। गौरतलब है कि राज्य में देश के सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 785 है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1414 स्क्वायर किलोमीटर और बफर एरिया 925.120 स्क्वायर किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व को सागर के नौरादेही और दमोह के रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व पहले से हैं। इनमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व शामिल हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को एक नया टाइगर रिजर्व बनाना था। इसी के चलते नया टाइगर रिजर्व गठित किया गया है। नए टाइगर रिजर्व के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स वाला राज्य बन गया है। अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व थे। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने 2024 के लिए
P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हुई है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति का शुभारंभ किया। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कंपनीज हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन भारत के 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की राह में अहम है। इस मौके पर पहले C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। C295 को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 11 में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन 11 भारतीय वायुसेना की सबसे पुराने स्क्वाड्रन में से एक है। ये वर्तमान में वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना एवरो 748 प्लेन्स को C295 से रिप्लेस कर रही है। C295 एक सुपीरियर क्वालिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये उन इलाकों में लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में सक्षम है जो वर्तमान में अन्य एयरक्राफ्ट के लिए संभव नहीं है। आपको बता दें कि C295 को सबसे पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी बाद में एयरबस का हिस्सा बन गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के स्पेन वाले प्लांट में की जाती है। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C295 की खरीद का समझौता हुआ था। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाई अवे कंडीशन में 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। इनमें से पहला हाल ही में डिलीवर कर दिया गया है। बचे हुए 40 का विनिर्माण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह विनिर्माण दोनों कंपनियों के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत होगा। यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें भारत में किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। हाल ही में संसदीय समिति ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन नाम से एक रिपोर्ट संसद में पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान MEME यानी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। समिति ने केंद्र सरकार को इन प्रावधानों पर संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक MEME एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसे पश्चिमी देशों के शिक्षण संस्थानों ने सफलता से लागू भी किया है। फिर भी भारत में इसे लागू करने में चुनौतियां हैं। इनमें एक बड़ी चुनौती है जनसंख्या। देश में हर साल उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। MEME के प्रावधान को लागू करने पर यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि कितने स्टूडेंट्स एग्जिट लेंगे और कितने बीच सेशन में एंट्री लेंगे। ऐसे में प्यूपिल टीचर रेशियो भी डिस्टर्ब होगा। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने के मकसद से फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से MEME का प्रावधान करता है। मतलब ये कि कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यदि कोई विद्यार्थी कोई और कोर्स या हॉबी ट्राई करना चाहता है तो एनरोल करने के बाद ऐसा किया गया कोर्स वेस्ट नहीं होगा। शिक्षा नीति के मुताबिक विद्यार्थी इसे ग्रेजुएट, मास्टर्स और डॉक्टरल लेवल पर ऑप्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री दी जाएगी। इन क्रेडिट को स्टोर करने के मकसद से ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी प्रावधान किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब एक डिजिटल स्टोर हाउस से है जिसमें एकेडमिक्स के मार्क्स और क्रेडिट को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत के बाहर निर्मित विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अक्षरधाम का अर्थ भगवान का दिव्य निवास है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण हिंदू धर्म के अवतार, देवता और महान संतों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है। यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 19वें एशियन गेम्स में ऐश्वर्य दिव्यांश रुद्रांश की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल कर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियाई खेलों में भारत का पहला क्रिकेट स्वर्ण जीता। अब तक का 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का मकसद भारत के 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभों के समृद्ध समुद्री इतिहास को फिर से जीवंत करना है तथा दुनिया की शानदार कहानियों को उजागर करना है। मत्स्य पालन विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना PMMSY के एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन के तहत 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण यानी FSI और ICAR CMFRI के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अभ्यास 2023 का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। यह संयुक्त अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उपर्युक्त में से कितने संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं? केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर सभी चारों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाचिन कॉरिडोर भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किया गया है। C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला था, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला शब्द एशियन प्रीमियम निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? रेयर अर्थ मटेरियल, क्रूड ऑयल, भारत और चीन के प्रमुखों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द या फिर लिथियम? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से कौन से राइनो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, ओजुंग कुलोन नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प डी, यानी सभी तीनों सही हैं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को अगर PDF में हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।